ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स जो हैं उनके अंदर आज हमने डिस्कस करना है इनपुट ऑफसेट करंट को। तो आइडियली टू इनपुट बायस करंट्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। आइडियली टू इनपुट बायस करंट्स आर इक्वल। दो बायस करंट्स जो हैं वो इक्वल होती हैं एंड दस देयर डिफरेंस इज ज़ीरो। तो लिहाजा इनका डिफरेंस जो है एंड दस देयर डिफरेंस इज ज़ीरो। क्योंकि इक्वल और अपोजिट होती हैं लिहाजा इनका डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होता है। इन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लेकिन जो प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, हाउएवर जो बायस करंट्स हैं आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल। हाउएवर the bias currents are not exactly equal। तो वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, ठीक है। आइडियली तो इक्वल होती हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके अंदर ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती। तो जो इनपुट ऑफसेट करंट है, द इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट है IOS, इसको हम कहते हैं is the difference of input bias currents, is the difference of input bias currents। तो ये डिफरेंस है एक्चुअली इनपुट बायस करंट्स का, और इसको एंड इज एक्सप्रेस्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको एक एब्सोल्यूट वैल्यू से एक्सप्रेस किया जाता है जैसे कि IOS इज इक्वल टू I1 माइनस I2। इसका मॉड ले लेते हैं ताकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाए। अब जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होते हैं ऑफसेट करंट के, एक्चुअल मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑफसेट करंट, तो ऑफसेट करंट है इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं आर यूजुअली एट लीस्ट ऑर्डर, बहुत कम ऑर्डर के होते हैं, ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स of magnitude 10 times less, जो कि 10 गुना कम होता है than the bias current, than the bias current। तो जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड्स हैं ऑफसेट करंट के, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड जो हैं ये यूजुअली
लीस्ट ऑर्डर के होते हैं और इनका मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स लेस होता है बेस करंट के मुकाबले में, यानी कि ये IOS जो है ये इन दो करंट्स के मुकाबले में 10 गुना कम होती है, इसकी वैल्यू 10 गुना जो है वो कम होती है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर ऑफसेट करंट जो है इसको आप निगलेक्ट कर देते हैं। In so many applications, the offset current is neglected. इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो हाई गेन और हाई इनपुट एम्पलीफायर होते हैं, however हाई गेन यानी कि जिनका हाई वोल्टेज गेन होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस एम्पलीफायर्स, और जो हाई इनपुट इम्पीडेंस एम्पलीफायर्स होते हैं शुड हैव एज लिटल IOS, should have as little IOS, इनके पास बड़ी स्मॉल अमाउंट में IOS होती है एज पॉसिबल, जितनी की पॉसिबल हो सके, क्योंकि जो डिफरेंस इन करंट है, बिकॉज द डिफरेंस इन करंट्स, जो डिफरेंस है करंट्स के अंदर थ्रू लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस, जो कि लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस में से पास करता है, डेवलप्स सब्सटेंशियल ऑफसेट वोल्टेज, develops substantial ऑफसेट वोल्टेज। तो उसकी वजह से एक ऑफसेट सब्सटेंशियल ऑफसेट वोल्टेज जो है वो डेवलप होता है, एज शोन इन फिगर 1A। ठीक है, चूंकि ऑफसेट वोल्टेज डेवलप हो जाता है तो फिर ऑफसेट करंट भी डेवलप होगी उन एम्पलीफायर के अंदर जो हाई गेन और हाई इम्पीडेंस के हैं। आप देखें कि ये हम फिगर बनाते हैं, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है जी। इधर इसको मिला दें, ये प्लस VB2 है और ये प्लस VB1 है। यहाँ पे ये प्लस है, इधर ये माइनस है, इधर भी ये प्लस है और इधर ये माइनस है। तो इनके दरमियान में VOS वोल्टेज डेवलप हो रहा है। यहाँ से ये करंट I1 जा रही है, इधर से ये करंट I2 जा रही है और इधर आ रहा है V आउट एरर। तो ये जो है ये I1 R इन है और ये I2
आर इन है। तो ये फिगर 1A है। ये क्या है? ये इफेक्ट ऑफ इनपुट, इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट है। ठीक है जी। अब इस फिगर को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, यहां से हमने इसको ग्राउंड भी करना है। तो जो ऑफसेट वोल्टेज है, द ऑफसेट voltage is developed by the offset करंट। ऑफसेट वोल्टेज जो है वो डेवलप होता है ऑफसेट करंट से, इज VOS I1 R in माइनस I2 R in। तो ये आ जाएगा VOS R in I1 माइनस I2। तो यहाँ पर ये I1 माइनस I2 जो है ये IOS के बराबर है। तो VOS IOS R इन के बराबर आ जाएगा। तो अब जो एरर क्रिएटेड होता है बाय IOS, द एरर क्रिएटेड बाय द IOS, यानी कि ऑफसेट करंट की वजह से जो एरर क्रिएटेड होता है, इज एम्पलीफाइड बाय द गेन AV, इज एम्पलीफाइड बाय द गेन AV। वो जो वोल्टेज गेन AV होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उससे एम्पलीफाई होता है ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और अपीयर होता है आउटपुट में, एंड अपीयर इन द आउटपुट एज, और आउटपुट में ये अपीयर होता है V आउट एरर। इसको हम लिखते हैं V आउट एरर AV IOS R in। ठीक है जी। इसके बराबर ये V आउट एरर जो है वो आपके पास डेवलप होता है। तो अब जो चेंज है ऑफसेट करंट के अंदर, a change in offset current, अब जो चेंज है ऑफसेट करंट में विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट्स द
एरर वोल्टेज। तो वो जो टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना है वो एरर वोल्टेज को इफेक्ट करता है। तो वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर द ऑफसेट करंट, वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट for the offset current तो वो जो ऑफसेट करंट के लिए है वो रेंज करती है इन द रेंज ऑफ 0.5 नैनो एम्पेयर पर डिग्री सेल्सियस। आर कॉमन, ठीक है जी। तो इतना चेंज आता है, ये इतनी रेंज है वो इसके लिए होती है, ठीक है। जो वैल्यूज़ हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट की ऑफसेट करंट के लिए वो रेंज करती हैं 0.5 नैनो एम्पेयर पर डिग्री सेल्सियस से। ठीक है जी। तो अब ये तो हो गया अब आगे जो है वो हमने डिस्कस करना है आउटपुट इम्पीडेंस, छठा जो इसका पैरामीटर है। आउटपुट इम्पीडेंस, इसका सिक्स्थ जो है वो पैरामीटर है। तो जो आउटपुट इम्पीडेंस है, तो आउटपुट इम्पीडेंस is the resistance viewed, ये वो रेजिस्टेंस है जिसको हम व्यू करते हैं फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फ्रॉम द आउटपुट terminal of operational amplifier as shown in figure 1b। डियर स्टूडेंट्स, मैं 1 मिनट आता हूँ, वेट करें ज़रा।
Welcome back, dear students. अच्छा, आज क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसको ये आज ये जो पैरामीटर्स हैं ना इनको मैंने फिनिश आउट करना है, इन्हें ख़त्म करना है, तो लिहाजा क्लास जो है वो लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये फिगर जो है ये हम ड्रा करते हैं इसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस की है। ये आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ से ये इसको आप ग्राउंड जो है वो कर लें, तो इसे हम कहेंगे Z आउट। ठीक है, ये हमारे पास फिगर 1B ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है जी, आउटपुट के ऊपर यानी कि जो आउटपुट सर्किट है उसके ऊपर जो इम्पीडेंस है उसको हम आउटपुट इम्पीडेंस का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सातवां इसके अंदर पैरामीटर है, सेवंथ, उसको हम कहते हैं स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट, तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है आउटपुट वोल्टेज का इन रिस्पांस टू द स्टेप इनपुट, इन रिस्पांस टू द स्टेप इनपुट, यानी कि जो स्टेप इनपुट के रिस्पांस में है वोल्टेज इज ए स्ल्यू रेट, तो इसको हम कहते हैं स्ल्यू रेट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज के अंदर जितनी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट स्टेप इनपुट वोल्टेज, वो जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आउटपुट वोल्टेज के अंदर है उसको हम कहते हैं स्ल्यू रेट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जो स्ल्यू रेट है, द स्ल्यू रेट is dependent upon the, अब ये स्ल्यू रेट जो है ये डिपेंड करता है द हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस
on the high frequency response, जो हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है ऑफ द एम्पलीफायर स्टेजेस, जो एम्पलीफायर की स्टेजेस हैं विद इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के अंदर हमने हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस पढ़ा हुआ है इसका FET का, ठीक है। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है उसकी जो स्टेजेस हैं उसके ऊपर ये स्ल्यू रेट जो है ये डिपेंड करता है। एक्सक्यूज मी। तो जो स्ल्यू रेट है इज मेजर्ड विद एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। स्ल्यू रेट is measured with an operational amplifier। स्ल्यू रेट को हम मेजर करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर in figure 1C, जैसा कि फिगर 1C के अंदर शो किया गया है। तो वो फिगर पहले मैं 1C जो है वो बनाता हूँ। आप देखें कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसका V आउट है और ये इसका नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव। तो यहाँ से इसको इस तरफ लाएं और इसके साथ जोड़ दें नेगेटिव के साथ, और यहाँ पर पॉजिटिव जो है ये Vin है और इधर से ये एक रेजिस्टेंस R है और इसको ग्राउंड किया गया। तो ये हमारे पास फिगर 1C है, ये टेस्ट सर्किट है, ठीक है। ये स्ल्यू रेट को चेक करने के लिए ये टेस्ट सर्किट है। ठीक है जी। तो अब ये जो दिस पर्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्शन, this particular operational amplifier connection ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्शन है इज यूनिटी गेन ये यूनिटी गेन है यानी कि गेन जो है वो 1 के बराबर है और नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है गेन एंड नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन, ठीक है। क्योंकि आपने देखेंगे यहाँ पर Vin जो है वो पॉजिटिव पे दिया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर दिया हुआ है। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है ऑफ वोल्टेज स्टेप, द हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द voltage step,
ठीक है। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है वोल्टेज स्टेप का आर कंटेन्ड इन द राइजिंग एज are contained in the rising edge, ठीक है, ये राइजिंग एज के अंदर कंटेन्ड है, एंड दैट द अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी and that the upper critical frequency और जो अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है ऑफ एन एम्पलीफायर लिमिट्स ऑफ एन एम्पलीफायर लिमिट्स, और जो एम्पलीफायर की लिमिट्स हैं इट्स रिस्पांस टू स्टेप इनपुट, इट्स रिस्पांस टू स्टेप इनपुट। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये है कि ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्शन है, एक तो ये यूनिटी गेन दे रहा है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक तो ये यूनिटी गेन दे रहा है और दूसरा आप देख सकते हैं फिगर के अंदर कि इसको इन्वर्टिंग इनपुट जो है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है उसके ऊपर सिग्नल को दिया गया। पहली बात। तो बेसिकली जो हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है वोल्टेज स्टेप का वो कंटेन्ड है राइजिंग एज में, यानी कि ये राइज करता है एंड दैट अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ऑफ एम्पलीफायर लिमिट्स इस रिस्पांस, और जो अपर लिमिट की फ्रिक्वेंसी होती है वो लिमिट करती है इसकी रिस्पांस को टू स्टेप इनपुट, यानी कि वो इसको रोकने की कोशिश करती है जो अपर फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से अगर बहुत ही वर्स्ट केस हो जाए तो उस केस में ये स्लोवेस्ट स्ल्यू रेट देता है। ठीक है, बल्कि ये जो है इसको आप कह लें it gives a worst case slowest स्ल्यू रेट। वर्स्ट केस में ये बहुत स्लो स्ल्यू रेट जो है देता है। तो फॉर स्टेप इनपुट, फॉर ए स्टेप इनपुट, जो स्टेप इनपुट है, द स्लोप ऑफ आउटपुट, द स्लोप ऑफ द आउटपुट, तो जो स्लोप है आउटपुट की इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द अपर क्रिटिकल, टू द अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो स्टेप इनपुट के लिए जो स्लोप है आउटपुट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो जो स्लोप है आउटपुट की वो कम हो जाएगी, और अगर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी कम होगी तो जो स्लोप है आउटपुट की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्लोप इंक्रीजेज एज अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेज। सो स्लोप increases as upper critical frequency decreases। क्योंकि इनके दरमियान में इनवर्स जो है उसका रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। तो अब एक पल्स जो है a pulse is applied to the input। तो एक पल्स जो अप्लाई करते हैं इनपुट पे, एंड द रिजल्टिंग आइडियल आउटपुट वोल्टेज एंड द रिजल्टिंग आइडियल आउटपुट वोल्टेज और जो रिजल्टिंग आइडियल आउटपुट वोल्टेज है इज इंडिकेटेड इन द फिगर, is indicated in the figure 1D। तो इसको फिगर 1D के अंदर इंडिकेट किया गया है। तो हम वो फिगर बनाते हैं। फिर पहले आप देखें कि ये हमारे पास इस तरफ ये डेल्टा टी है, जो इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ पर माइनस वी मैक्सिमम है, इधर ज़ीरो है वी आउट, और यहाँ पर ये प्लस वी मैक्सिमम है। तो इसके ऊपर आप देखें तो ये ज़ीरो है, और यहाँ पर ये वी इन इनपुट वोल्टेज जो है वो दिया गया। तो ये फिगर 1D है, ये क्या है, स्टेप इनपुट वोल्टेज ये स्टेप इनपुट वोल्टेज है एंड रिजल्टिंग आउटपुट वोल्टेज एंड द रिजल्टिंग आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये वी आउट है, ये वी इन है। तो अब आप देखें कि यहां से ये लाइन इस तरफ जाती है और इसको आप इस तरह मिला दें। देखिए ये इंक्रीज कर रहा है जो इसका वी आउट है। तो जो विड्थ है ऑफ द इनपुट पल्स मस्ट बी सफिशिएंट, द विड्थ of the input pulse must be sufficient। तो जो विड्थ है इनपुट पल्स की वो इतनी होनी चाहिए टू अलाउ द आउटपुट टू स्ल्यू, टू अलाउ द आउटपुट
टू स्ल्यू, कि जो आउटपुट है वो स्ल्यू करे फ्रॉम इट्स लोअर लिमिट, फ्रॉम इट्स लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ स्ल्यू करे। तो सर्टेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट वोल्टेज, a certain time interval delta t is required for the output voltage, for the output voltage to go from its lower limit, to go from its lower limit, कि ये अपनी लोअर लिमिट से माइनस वी मैक्सिमम, कि अपनी लोअर लिमिट माइनस वी मैक्सिमम से यानी कि इस माइनस वी मैक्सिमम से टू द अपर लिमिट प्लस वी मैक्सिमम तक चला जाए। वंस द इनपुट स्टेप इज अप्लाइड, वंस द इनपुट स्टेप इज अप्लाइड। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि पहली बात तो यह है कि जो स्टेप इनपुट है उसके लिए जो स्लोप है आउटपुट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के। तो अगर स्लोप को आप इंक्रीज करेंगे तो फिर अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेगी। तो अब आप अगर इस फिगर को देखें तो ऊपर वाली साइड पे वी इन आपने एक स्टेप के अंदर दिया, तो जब आप पल्स को अप्लाइड करते हैं इनपुट को तो जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो आप देख सकते हैं इस फिगर 1D के अंदर। तो विड्थ जो है इनपुट पल्स की वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी विड्थ होनी चाहिए इनपुट पल्स की कि वो अलाउ करे आउटपुट को कि वो स्ल्यू करे। ठीक है, यानी कि उसके अंदर चेंज आए। स्ल्यू का मतलब होता है चेंज आना, कि वो स्ल्यू करे फ्रॉम इट्स लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, अपनी लोअर से अपर लिमिट की तरफ जाए। तो जब आप वोल्टेज को यानी कि माइनस वी मैक्सिमम से प्लस वी मैक्सिमम तक जाने के लिए वोल्टेज जो है उसको डेल्टा टी टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कि जब आपने इनपुट स्टेप वोल्टेज अप्लाई किया है तो इसको लोअर से अपर की तरफ यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए डेल्टा टी टाइम जो है वो रिक्वायर्ड। ठीक है जी, लिहाजा आप इस बेस के ऊपर जो स्ल्यू रेट है the slew rate is expressed as, तो स्ल्यू रेट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्ल्यू रेट जो है एक्चुअली व्हाट इज दिस, डेल्टा वी आउट ओवर डेल्टा टी, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर डेल्टा वी आउट जो है दैट इज प्लस वी मैक्सिमम माइनस माइनस वी मैक्सिमम के बराबर है। तो जो इसका यूनिट है, द यूनिट ऑफ स्ल्यू रेट इज
पर माइक्रोसेकंड। ये वोल्ट्स पर माइक्रो सेकंड के बराबर, यानी कि V ओवर माइक्रो सेकंड लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं जो है ये अभी यहाँ पर ना लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अभी भी जो है वो 2 और रहते हैं। नाइस स्पेसिफिकेशन और फ्रिक्वेंसी रिस्पांस 7 कर लिया, 8 और 9 अभी रहते हैं। मैं अभी इधर रोक दूँ तो फिर ये लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाएगा, तो ये आपको हजम नहीं होगा, लिहाजा मैं यहाँ पर इसको रोक देता हूँ लेक्चर को।